सारे। आज क्लास आगे बढ़ाएंगे नहीं, बस डाउट्स को क्लियर करेंगे। और अगर आपको डाउट्स नहीं होगा तो फिर इधर हम क्वेश्चन पूछने लगेंगे। सो प्रिपेयर करके रखिए, सारा लेक्चर सारा प्रिपेयर होना चाहिए। हेलो मैम। हाँ बोलिए अमन। मैम एक डाउट था, ये क्लोज हाँ मैंने क्लोज देखा था ड्रेनेज आपका डाउट। सिस्टम और ओपन वो वाला हाँ बता हाँ दीजिए। मैंने देखा था आपका डाउट, मैं सोची थी लाइव क्लास में ही क्लियर कर दूंगी। देखिए होता क्या है ना उसमें कि स्लो सैंड फिल्टर में बैक वॉशिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम है उस, उसका फंक्शन केवल फिल्टर्ड वाटर को स्टोर करके रखना होता है। फिल्टर्ड वाटर को स्टोर करके रखना होता है, इसलिए वो ओपन ड्रेन वहां पर यूज करते हैं। पाइप यूज नहीं करते हैं, ड्रेन यूज करते हैं। ड्रेन यानी ऊपर से ओपन है वो, ओपन ओपन ड्रेन्स। ठीक है, वही अगर हम रैपिड सैंड फिल्टर जब करते हैं तो रैपिड सैंड फिल्टर में पाइप्स विथ परफोरेशंस वहां यूज होता है अंडर ड्रेनेज सिस्टम में। क्यों? क्योंकि वहां क्या है कि जो ड्रेनेज जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम है उसका फंक्शन केवल फिल्टर्ड वाटर को स्टोर करके नहीं रखना होता है, बल्कि उसका फंक्शन होता है बैक वॉशिंग वाटर को भी अलाउ करना। केवल फिल्टर्ड वाटर को स्टोर करके रखने का फंक्शन रैपिड सैंड फिल्टर में नहीं होता है, बैक वॉश वाटर को भी वो अलाउ करता है। तो इसलिए वहां पर हाई प्रेशर से बैक वॉश वाटर जो है वो क्या है, बिल्कुल हाई प्रेशर से वाटर को ऊपर स्प्रिंकल करना रहता है। तो इस वजह से वहां पर अंडर ड्रेनेज सिस्टम में ओपन ड्रेन ना हो करके पाइप विथ परफोरेशन यूज करते हैं। क्लियर है अमन? यस मैम। मैम मैम परफोरेटेड यूज करने का यही मतलब है मैम कि मान लीजिए कि सैंड जो है सस्पेंडेड होकर के चला गया पाइप में, तो वो सैंड वगैरह परफोरेटेड से नीचे आ जाए। और नहीं नहीं, लेटरल परफोरेशंस पाइप का तो दोनों मतलब में है परफोरेटेड आता है ना मैम। लेटरल पाइप दोनों नहीं, लेटरल पाइप भी इसमें परफोरेशंस नहीं रहते हैं। इसका अंडर ड्रेनेज सिस्टम लेटरल जो ड्रेन्स है ना वो स्लोपिंग में कुछ बनाते हैं, कुछ स्लोपिंग में देते हैं। सेंट्रल ड्रेन जो मेन ड्रेन की तरफ स्लोप करके, जिससे कि लेटरल ड्रेन से पहले आया और फिर सेंट्रल लेटरल ड्रेन से सारे स्लोपिंग कुछ स्लोपिंग एरिया जो है उसके थ्रू वो मेन ड्रेन में सेंट्रल ड्रेन में कलेक्ट हो जा रहा है। ओके मैम, अब क्लियर हो गया। ओके। मैम हाँ सलोनी बोलिए। एक मैम मिनट, वॉश जो वाटर। एक मिनट, जो ये आपका ये कुंदन जो क्या बोले आप, परफोरेशंस मतलब मैम सैंड की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ परफोरेशंस मतलब है कि वाटर को बैक वॉश वाटर को अलाउ करना। परफोरेशंस मीन होल, कुछ होल्स वहां पर पाइप में बने हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू वाटर हम स्प्रिंकल करते हैं ये जो सैंड मीडिया, जो सारे मीडिया हैं जहां पर वॉइड्स में ट्रैप हो जा रहे हैं इम्प्यूरिटीज, उसको क्लीन करने के लिए बैक वॉश वाटर वहीं से हम उसको, क्योंकि बैक वॉश में भी हमें वाटर को स्प्रिंकल करना है ना, तो बैक वॉश में भी स्प्रिंकल करना है, इसलिए वहां पर परफोरेशन दिए रहते हैं। अब अगर हम ओपन ड्रेन जैसा उसका क्या कर दें कि ओपन ड्रेन जैसा अगर बना दें तो क्या वो कर पाएगा? क्या वहां से बैक वॉश वाटर हम अलाउ कर पाएंगे क्या? नहीं मैम, मैम ये डाउट हो रहा था कि बैक वॉश जब करेंगे तो प्रेशर से ऊपर आएगा पानी, तो कुछ सैंड भी सस्पेंशन में चला जाएगा ना मैम, सैंड भी सस्पेंशन कहाँ? इम्प्योरिटी के साथ साथ। इम्प्योर तो वो तो वैसे सैंड थोड़ा बहुत जाएगा, तो वो तो वैसे भी फिर बैक वॉश वाटर को तो हम वॉश वाटर ड्रेन अलग कर ही दे रहे हैं ना। थोड़ा बहुत ओके जाता मैम। है, वैसा कुछ नहीं है अच्छा कि डिस्टर्ब हो जाता है वो। ओके हाँ सलोनी बोलिए।
मैम वॉश वाटर ट्रफ कैसे काम करता है ये समझ में नहीं आया। वॉश वाटर ट्रफ में देखिए ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं दिया था इसका। इसमें था बस कि जो बैक वॉश वाटर को हम स्प्रिंकल कर रहे हैं, उस बैक वॉश वाटर को वो कलेक्ट कर लेता है और उसके बाद वो फिर दोबारा से उसी वाटर को स्प्रिंकल करता है ये मीडिया में। तो उसका यही फंक्शन दिखाया है, डिटेल में उतना दिया नहीं है कहीं पर। मैम मतलब वो कलेक्ट करके हाँ, फिर उसको कलेक्ट वॉश फिल्टर वाटर को कर। कलेक्ट करता है, जो बैक वॉश वाटर हम इधर से स्प्रिंकल कर रहे हैं उसको वो कलेक्ट करता है और फिर उधर से वो वाटर को फिर ऊपर से फिर नीचे ये करेगा, नीचे फ्लो कराएगा। मतलब जो बैक वॉश वाटर था उसको भी वो फिल्टर करता है फिर बाद में। नहीं, वो फिल्टर नहीं, फिल्टरिंग का काम उस समय नहीं होता है। फिल्टरिंग का काम उस समय स्टॉप कर दिए जाते हैं। ये आप वीडियो में देखे होंगे कि वाल्व्स जो है, फिल्टर्ड वाला वाल्व, फिल्टर करने वाला वाल्व्स वो समय चूंकि एक्चुअली ये शायद मुझे लग रहा है कि शायद वाटर का वेस्टेज से बचाता है, इस वजह से वॉश वाटर ट्रफ का यूज किया जाता है। अब जो भी रीजन हो, किया जाता है वहां पर वॉश वाटर ट्रफ का, कि वो वॉश वाटर को कलेक्ट करने का काम करता है। तो अब ये चूंकि फिल्टर्ड वाटर के लिए वो यूज नहीं करता है, फिल्टर्ड वाटर का यूज नहीं करेगा क्योंकि उस समय फिल्टरिंग का प्रोसेस उस समय स्टॉप कर दिया जाता है। जब वॉश कर रहे हैं तो फिल्टरिंग का ऑपरेशन स्टॉप है और उस जब ये वॉश हो गया तब फिल्टर्ड ऑप्शन, फिर फिल्टरिंग ऑप्शन चालू होता है। ओके, और मैम किसी को एक और था हाँ बोलिए। प्रेशर फिल्टर। मैम प्रेशर फिल्टर में बैक वॉश कैसे होता है। प्रेशर फिल्टर में भी वहां पर कनेक्ट होगा, उसमें भी ये जैसे, एक मिनट, हाँ उसमें भी जो डायग्राम है उस डायग्राम में प्रेशर फिल्टर में भी कनेक्ट होगा। जैसे रैपिड साइन फिल्टर में दोनों अलाउ कर रहे हैं ना, कंप्रेश एयर कंप्रेशर और एयर ये इजेक्ट करके और वाटर को इजेक्ट करके, तो वैसे उसमें भी पाइप्स होंगे। यहाँ पर हम डायग्राम तो बनाए थे उसमें, अभी डायग्राम तो है दिखा नहीं सक रहे हैं। तो उसमें लिख था ना एक उसमें भी तो वाल्व बने हुए थे ना, वॉश इसमें वाटर को बैक वॉश करने के लिए और एयर को भी देने के लिए वहां बना हुआ था ना उसमें। यस मैम, एक नीचे में वाल्व था और एक ऊपर में था ड्रेन आउट करने के लिए शायद। हाँ, तो वही उसी सेम वैसे ही रैपिड साइन फिल्टर जैसा ही उसमें भी करते हैं, बस उसमें वही है, हाई फिल्ट्रेशन, हाई प्रेशर के साथ करते हैं। ओके मैम। और किसी को कोई डाउट। मैम कोगुलेशन में था मैम कि एलम का यूज करते हैं तो उससे रिएक्शन करके मैम वाटर जो है हार्ड वाटर बन जाता है। तो मैम उसको नॉर्मल करने का भी कुछ प्रोसीजर है या हार्ड वाटर को ही मैम आगे प्रोसीज करेंगे। नहीं तो ये आगे ट्रीटमेंट आप पढ़ोगे ना, तो जब सॉफ्टनिंग प्रोसेस पढ़ोगे उसमें किया जाता है ना, हार्ड वाटर को सॉफ्ट किया जाता है, आगे का अच्छा ठीक। प्रोसेस है। अच्छा मैम ये था कि कोगुलेशन में था मैम कि कलर जो होता है मैम वो कैसे इफेक्ट करेगा कोगुलेशन प्रोसेस को। कलर क्या मैम ऑर्गेनिक मैटर के कारण आ रहा है क्या मैम। कलर, हाँ, और कलर डिजॉल्व पार्टिकल्स के कारण आ रहा है। तो डिजॉल्व पार्टिकल्स के कारण आ रहा है, तो डिजॉल्व पार्टिकल्स यहाँ पे रिमूव नहीं होता है ना। अच्छा ठीक है मैम। और एक और क्वेश्चन था मैम कि जो ड्यूल मीडिया या मल्टी मीडिया फिल्टर करते हैं मैम, तो हाँ, ये तो सर मैम कि 2-3 बार करेंगे फिल्टर तो कॉस्ट हम लोग का ज्यादा आ जाएगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा मैम। तो उसके लिए हाँ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि लेयर ही थिकनेस मतलब उसका ज्यादा कर दें। थिकनेस ज्यादा कर दे। देखिए अब थिकनेस ज्यादा करने से क्या होगा, थिकनेस ज्यादा करने से नहीं। ड्यूअल मीडिया का मतलब है कि दो तरह का मीडिया यूज करना। इसका लेक्चर आगे हम नहीं दिए आप लोग को क्योंकि ये आप लोग के सिलेबस में उतना है नहीं, तो इसलिए ये लेक्चर नहीं दिए हम। लेकिन इसमें क्या होता है कि दो तरह का मीडिया यूज करते हैं और दोनों का साइज और दोनों का स्पेसिफिकेशन अलग होता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग तरीके से फिल्टर करते हैं। एक का साइज सपोज कि थोड़ा बड़ा रहा और एक का साइज थोड़ा छोटा रहता है, और कुछ उसका खुद का प्रॉपर्टीज भी कुछ होता है, जिसकी वजह से जैसे एंथ्रासाइट हम इसमें यूज करते हैं ड्यूअल मीडिया में, एंथ्रासाइट और एक कोई मटेरियल का यूज करते हैं। तो वो
ज्यादा एफिशिएंसी के साथ प्योर ये वाटर का फिल्टर करता है, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ, कि उसका जो प्योरिटी मतलब प्योर ज्यादा लेवल पे करता है, वो इम्प्योरिटी ज्यादा हटाता है। तो थिकनेस की बात नहीं है यहाँ पर, थिकनेस बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। थिकनेस हमको जितना गिवन है कि इतना जितना रिक्वायर्ड है उतना ही रखना है। ठीक है मैम। मैम एक प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट कुछ अच्छा समझ में नहीं आया था मैम, कि रैपिड सैंड फिल्टर में हाँ, प्री ट्रीटमेंट पोस्ट ट्रीटमेंट का मतलब हो गया कि जैसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं हम, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के पहले वाला ट्रीटमेंट प्री ट्रीटमेंट, और उसके बाद वाला ट्रीटमेंट पोस्ट ट्रीटमेंट। मतलब फिल्ट्रेशन यहाँ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है कि कोई भी एक पर्टिकुलर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये कोई भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, तो फिल्ट्रेशन के पहले वाला सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, ये सब क्या हो गया, फिल्ट्रेशन। जैसे सपोज हम फिल्ट्रेशन कंसिडर कर रहे हैं, तो फिल्ट्रेशन के पहले वाला ट्रीटमेंट सेडिमेंटेशन, कोगुलेशन, ये सब प्री ट्रीटमेंट आ गया। और फिल्ट्रेशन के बाद वाला ट्रीटमेंट जैसे डिसइंफेक्शन, आगे जो भी प्रोसेस करेंगे वो हो गया पोस्ट ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर जैसे हम स्लो सैंड फिल्टर में कहें कि प्री ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, प्री ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट ये नहीं है। और कोगुलेशन जनरली हम स्लो सैंड फिल्टर में नहीं करते हैं, ये हमने वहां पर बोला था। तो प्री ट्रीटमेंट का इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि जो ये स्लो सैंड फिल्टर है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एफिशिएंसी के साथ वो ये प्योर कर देता है वाटर को, इस वजह से उसमें प्री ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं होता है। ठीक है मैम, वो तो बताए थे कि 98 से 99% उसका एफिशिएंसी ही है, हाँ, तो वो तो इनफ है मैम। हाँ। तो अब जैसे कोगुलेशन नहीं करते हैं हम स्लो सैंड में, तो कोगुलेशन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जैसे कोगुलेशन में हम क्या होता है कि कोलोइड्स को रिमूव करने के लिए करते हैं। कोलोइड्स में अब जब वो फ्लॉक के ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल अगर ये फ्लॉक के कांटेक्ट में आ जाता है और फिर वो लार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है और सेटल कर जाता है। सपोज कि इस ड्यूरेशन में कोलोइडल कोई कुछ कोलोइडल पार्टिकल ऐसे होंगे, क्योंकि एफिशिएंसी उसकी 100% तो है नहीं, तो कुछ तो होंगे जो कि ये कांटेक्ट में, केमिकल्स के कांटेक्ट में आए हैं बट वो सेटल नहीं हो पाए हैं। तो वैसे कोलोइडल पार्टिकल अगर हम स्लो सैंड फिल्टर करते हैं तो वो क्या करेगा कि जो व्हाइट उसका स्लो सैंड फिल्टर में चेक सैंड का जो साइज है वो क्या है, काफी कम है। तो साइज कम होने के कारण जो कोलोइडल पार्टिकल हैं वो उसके व्हाइट्स में रहेंगे और फिर वो क्या धीरे धीरे वो जैसे ही वाटर को हम और ज्यादा वहां से स्प्रे करते जा रहे हैं तो सारे उस और भी कोलोइडल पार्टिकल को अपने से अट्रैक्ट करके सैंड का व्हाइट्स को वो भर देगा। इसकी वजह से कोगुलेशन हम नहीं करते हैं ये स्लो सैंड फिल्टर में। ठीक है मैम, क्लियर है। और कोई डाउट? तो मैम, हाँ बोलिए। हाँ संजय बोलिए। मैम कोगुलेशन में ही जीटा पोटेंशियल एक बुक में लिखा हुआ है मैम, वो क्या होता है? जीटा पोटेंशियल एक ये जो हम बना रहे थे ना आपका ये डायग्राम, स्टर्न लेयर, डिफ्यूज्ड लेयर, यस मैम, उसी में वही ये आपका जीटा पोटेंशियल कहलाता है। तो जैसे कोलोइडल पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज्ड होते हैं, वहां इतना डिटेल में आपको नहीं जानना था इसलिए हमने जीटा पोटेंशियल का जिक्र किया नहीं वहां पे। तो रुकिए हम बताते हैं आपको थोड़ा। हाँ, क्या होता क्या है, जो स्टर्न लेयर और ये डिफ्यूज लेयर जो दोनों हो जाते हैं, स्टर्न लेयर और डिफ्यूज लेयर देखे होंगे आपने वीडियो में हम बताए हुए थे वहां पर, यस मैम देखे। हाँ, यस मैम। तो स्टर्न लेयर क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा, होल्ड कीजिएगा 2 मिनट्स के लिए, ठीक है? 2 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा, हम आते हैं, कुछ काम पड़ गया है। चलिए
यहाँ पर ये संदीप जो आप पूछ रहे थे जीटा पोटेंशियल, उसमें क्या हो गया कि जैसे स्टर्न लेयर और डिफ्यूज लेयर जो है, यानी कि जो कोलॉइडल निगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स के चारों तरफ वाटर का पॉजिटिव चार्ज ये डिपॉजिट होता है, उसके फिर ये बाहर पॉजिटिव निगेटिव दोनों का मिक्सचर एक लेयर बनता है, दैट इज द डिफ्यूज लेयर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डबल लेयर क्या करता है, कोलॉइडल पार्टिकल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये जो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है कोलॉइडल पार्टिकल को, वो स्ट्रेंथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जीटा पोटेंशियल। क्लियर है? ठीक है मैम, क्लियर है। और किसी को कोई डाउट? मैम सेंट्रल ग्रेफाइट। हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम जार टेस्ट के बारे में बताइए तो, थोड़ा सा समझ में नहीं आया था वहाँ पर। अच्छा, जार टेस्ट में ना? यस मैम। अच्छा, उसका नोट्स केवल भेज दिए थे उसको, वीडियो मैम नहीं। जार टेस्ट तो लगता है कि मैम हम लोग का करना भी था मैम प्रैक्टिकल। हाँ, प्रैक्टिकल में करना वीडियो है। में शायद बताए नहीं थे शायद। ठीक है, रुकिए। जार टेस्ट में एक आपका ये कंटेनर रहता है, कुछ कंटेनर्स रहते हैं, हाँ कुछ जार्स रहते हैं, और इसमें क्या किया जाता है फिर स्पिंडल, हाँ इसमें देखना पड़ेगा मुझे थोड़ा, स्पिंडल प्रोवाइड किया जाता है रोटेट करने के लिए, और रॉ वाटर इसमें डाला जाता है, कोगुलेंट डाला जाता है, और एक स्पीड से हम मिक्स करेंगे, कोगुलेंट्स को मिक्स करेंगे, और कोगुलेंट्स को मिक्स करके फिर स्पीड ऑफ द मोटर इज रिड्यूस्ड एंड कंटिन्यूड फॉर अबाउट 10 मिनट्स। अच्छा, हम वैसे आप लोग को जितना इसमें लिखना है, जितना इसमें है उतना ये हम थोड़ा प्रैक्टिकल वाला चीज आपको बाद में बता देंगे। अभी बस यही है कि कंटेनर्स में कितना जार टेस्ट करते हैं हम कि कोगुलेंट का डोज सफिशिएंट डोज फाइंड आउट करने के लिए। तो उसका डोज सफिशिएंट फाउंड आउट करने के लिए हमें क्या देखना होगा कि फ्लॉक फॉर्मेशन वो सही अमाउंट में कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वाटर डालेंगे, और वाटर में वही केमिकल्स डालेंगे, और केमिकल्स का अमाउंट धीरे धीरे चेंज करेंगे कि, और देखेंगे हर अमाउंट में देखेंगे कि कितना वो फ्लॉक का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अब स्पीड, एक पर्टिकुलर स्पीड प्रोवाइड करते हैं रोटेशन का, और फिर थोड़े ये उस रोटेशन। अच्छा, यहाँ पर ये पहले बताइए कि कोगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन में क्या डिफरेंस है? मैम कोगुलेशन तो मैम कोगुलेट डालने का प्रोसेस हो गया, और फ्लोकुलेशन में कहने मतलब कि बड़ा बड़ा पार्टिकल बन के वो सेटल डाउन करेगा उस प्रोसेस में। तो जो ये मिक्सिंग प्रोसेस है वो स्लो मिक्सिंग किस में होता है और फास्ट मिक्सिंग किस में होता है? फ्लोकुलेशन में मैम स्लो मिक्सिंग होता है और कोगुलेशन में फास्ट मिक्सिंग होता है। फ्लो होता है। हाँ, क्योंकि कोगुलेशन केमिकल है, फ्लोकुलेशन फिजिकल होता है मैम फ्लोकुलेशन। क्योंकि कोगुलेशन में क्या करते हैं, हम केमिकल्स का एडिशन करते हैं। तो जब केमिकल्स का एडिशन कर रहे हैं तो हम उस समय फास्ट मिक्सिंग करेंगे, जिससे कि केमिकल्स उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो उसमें स्पीड ऑफ रोटेशन ज्यादा रखेंगे। और जब हम ये अब पार्टिकल्स को जब हम बड़ा करने का सोच रहे हैं, जब पार्टिकल्स को बड़ा करना है, तो फ्लॉक फॉर्मेशन करना है उस समय, तो उस टाइम पे हम मिक्सिंग प्रोसेस को स्लो कर देंगे, स्पीड ऑफ रोटेशन स्लो कर देंगे। तो यहाँ जार टेस्ट में भी वही किया है कि मोटर पहले 40 आरपीएम स्पीड से चलाया, और पहले हाई स्पीड से मतलब ये दिए। इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में और लिख लेना होगा, इसमें ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ नहीं है। जब प्रैक्टिकल का हम नोट्स देंगे तो उसमें ज्यादा डिटेल में लिखा रहेगा। तो वही है कि इसमें पहले ये स्पीड दिया जिसमें कि केमिकल्स का मिक्सिंग हुआ, और उसके बाद
स्पीड को इसमें थोड़ा स्लो कर दिया। हाँ, स्पीड ऑफ द मोटर इज रिड्यूस्ड, मिक्स केमिकल्स जैसे ही मिक्स हुआ फिर उसके बाद स्पीड को रिड्यूस कर दिया और फिर उस रिड्यूसिंग स्पीड में 10 मिनट के लिए उसे हम रहने दिए, जिस ड्यूरेशन में लार्ज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। तो हमें वो देखेंगे कि फ्लॉक का फॉर्मेशन सही अमाउंट में हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम जार टेस्ट से इंडिकेट करेंगे। तो अगर फ्लॉक का फॉर्मेशन जिस अमाउंट में सही होगा तो वही हो गया कि ऑप्टिमम डोज ऑफ कोगुलेंट वही हो गया। तो इसको डिटेल में हम बता देंगे बाद में, अभी फिलहाल बस इतना ही है। बेल्ट मोटर है ना, उसका अरेंजमेंट नहीं समझ में आ रहा है। जो Trigger मोटर का हाँ, अरेंजमेंट, यस मैम, उसका अरेंजमेंट समझ में नहीं आ रहा। बेल्ट मोटर जैसे मूव करेगा इसका तो फिर देखना पड़ेगा, इसका ये पूरा ये डायग्राम, प्रैक्टिकल का डायग्राम देखना पड़ेगा। उसमें देखते हैं, अगर किसी यूट्यूब वीडियो में होगा तो देखेंगे हम। ठीक है मैम। और बताइए। मैम हाँ बोलिए हरिओम। मैम बोल रहे थे स्लो सैंड फिल्टर में स्क्रैपिंग ऑफ टॉप लेयर 1 मीटर टू 3 मीटर होता है सॉइल लेयर का, तो वो नहीं समझ में आया। देखिए होता क्या है ना, स्लो सैंड फिल्टर में का जो सैंड फिल्टर मीडिया, जो सैंड यूज करते हैं हम, वो सैंड क्या है कि काफी स्मॉल अमाउंट, साइज उसका बहुत स्मॉल यूज करते हैं, ठीक है। तो यस मैम। उसका जो साइज है, स्मॉल साइज जो है वो टॉप लेयर में स्मॉल साइजेस होते हैं, क्योंकि वहां और एक और चीज और क्या है स्लो सैंड फिल्टर में कि वेल ग्रेडेड सैंड यूज होता है। तो वेल ग्रेडेड सैंड होता है यानी ऑल टाइप के साइज यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। और जो छोटा साइज है वो सबसे ऊपर है, ठीक है। यानी जब भी वाटर को फिल्टर होगा तो वाटर फिल्टर होगा तो वो इम्प्योरिटीज कहाँ पर ट्रैप होंगे। अब छोटा साइज है तो वो ऊपर में ही ट्रैप होंगे, इम्प्योरिटीज सारे ऊपर में ही ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर Yes, जब इम्प्योरिटीज सारे ऊपर ही रहेंगे, नीचे आएंगे ही नहीं, तो यानी जब भी उसका पोर्स क्लॉग हो जाएगा, जब पोर्स इम्प्योरिटीज से फिल हो जाएगा तो उसे क्लीन करने के लिए हम केवल टॉप लेयर ऑफ सैंड को ही हटाते हैं, उससे बैक वॉश करने की जरूरत नहीं है, सारा सैंड को वॉश करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर इम्प्योरिटीज केवल टॉप पोर्शन में ही कलेक्ट हुए हैं। तो उस इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए वहां डायरेक्टली हम टॉप लेयर ऑफ सैंड को स्क्रैप कर देते हैं। यस मैम, लेकिन इसमें लिखा हुआ मैम सॉइल लेयर को स्क्रैप करते हैं। क्या सैंड लेयर को स्क्रैप करते हैं? हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं कि टॉप लेयर ऑफ सैंड जो 1 to 3 मीटर टॉप है उसको हम स्क्रैप कर दे रहे हैं, उसको हम हटा दे रहे हैं। मैम 25 mm तक ना हटाते हैं। 25, अच्छा वो देखना पड़ेगा, रुकिए हम। हाँ 25 mm, 1 to 3 तो ज्यादा हो गया। वही यस तो मैम, वही तो हम लोग। अच्छा डाटा थोड़ा देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है। हाँ स्क्रैप टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 25 mm, ठीक है। हाँ तो यही है कि उसका इम्प्योरिटीज जो है वो केवल टॉप लेयर में ही ट्रैप हो जाता है, क्योंकि वो साइज काफी छोटा होता है। तो इसलिए वो हम ये वहां का केवल टॉप लेयर को ही स्क्रैप कर देंगे तो वो क्लीन हो जाता है। ओके यस मैम। अब ये बताइए कोई आप ही, अच्छा हरिओम आप ही बताइए, D10 का क्या मतलब है? देखिए अब डाउट्स पूछेंगे, डाउट्स पूछना है और साथ साथ बताना भी है कि क्या क्या ये है। हम इसलिए D10 D60 का आप लोग को कॉन्सेप्ट यहाँ पर ज्यादा ये थोड़ा क्लियर करना चाह रहे थे। तो ये D10 D60 क्या कोई बताइए अच्छे से कि क्या ये होता है। और यहाँ पर D10 स्लो सैंड फिल्टर में कम है, रैपिड सैंड फिल्टर में ज्यादा है,
और ये CU का वैल्यू जो इंडिकेट कर रहा है उस वैल्यू से वेल ग्रेडेड सैंड कैसे इंडिकेट हो रहा है, ये सब चीजें यहाँ पर हम थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं। तो ये पहले बताइए कि D10 और D60 क्या है। हरिओम। यस मैम, D10 है इफेक्टिव साइज ऑफ मैम सैंड का है। इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड, तो वो क्या होता क्या है, ये तो ठीक है टर्म है, लेकिन क्या होता है, इसका मतलब क्या है, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है इससे। मैम जनरली इसमें सैंड का साइज वेरी करता है जो हम यूज कर रहे हैं। और कोई बताइए। मैम इसमें तो यही बोलता है ना कि 10% जो फाइनर पार्टिकल है वो 90% जो कोर्सर पार्टिकल है उसको अलाउ करेगा पास करने के लिए। 10% पार्टिकल 90% को अलाउ करेगा, समझे नहीं आपकी बात। मैम इसमें मतलब 10% फाइनर पार्टिकल को ये डिसअलाउ करेगा और 90% जो उसका कोर्सर पार्टिकल है ना उसके थ्रू मतलब पास करने देगा वाटर को। ऐसा ही तो था मैम, नहीं, और पढ़े थे कोई मैम अच्छे से इसमें क्या सॉइल बोलते में। हैं कंक्रीट एंड टेक्नोलॉजी में भी था मैम, और शायद सॉइल में भी सॉइल में था। हाँ सॉइल में। अच्छा, यहाँ पर पहले हमको यहाँ D10 D60 का या जो CU का वैल्यू रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर है उसके टर्म में यहाँ पर हमें बताइए कि एक्सप्लेन करके कि वैल्यू यहाँ स्लो सैंड के लिए कम हो रहा है, रैपिड के लिए ज़्यादा हो रहा है, और CU का वैल्यू स्लो के लिए ज़्यादा है, रैपिड में कम है, क्यों है ऐसा। नहीं क्लियर है मैम, बता दीजिए। D10 D60 का मतलब एग्जैक्ट मतलब बताइए तो अमन। मैम मतलब कि D10 से जो होता है 10% उससे जो डाया का स्मॉल होता है उसको कंटेन करता है, ऐसा ही कुछ था सॉइल मैकेनिक्स। चलिए ठीक है। और ये देखिए, D60 इफेक्टिव साइज होता है, वो 60% को कंटेन करता है। कंटेन करता है का क्या मतलब हो रहा है आपका, मतलब उसको पास नहीं होने देता है। उल्टा और बोल दे रहे हैं। अच्छा, पास होने देता है। मैम इसको ऐसे ही कोर्स और फाइन से रिलेट करते हैं मैम, जैसे 10 है ना मैम, तो हाँ 10 को पास नहीं करने देगा, 90 को पास करने देगा। हाँ और वैसे। और उल्टा आप लोग बोल रहे हैं। उल्टा बोल रहे हैं मैम। हाँ उल्टा बोल रहे हैं आप लोग। ठीक है देखिए मैम। क्या होता है कि D10 का मतलब है कि ऐसा साइज जिस साइज से जो वेट W अगर हम लिए हैं तो उसका 10% उस साइज से पास कर गया, बाकी का 90% उसमें रिटेन कर गया, ये है D10। ठीक है, 10% ये उस साइड से, जैसे यहाँ पर स्लो सैंड फिल्टर में आपका 0.2 से 0.35 mm D10 का वैल्यू है, ठीक है, और रैपिड सैंड फिल्टर में 0.35 से 0.5 है। तो ये इतना 0.2 से 0.35 mm का क्या मतलब है कि 0.2 अगर mm D10 है तो 0.2 mm साइड से 0.2 mm साइड से सैंड जितना हम कंसिडर किए हैं उस सैंड का 10% ही उसमें पास हुआ है। ठीक है, तो अब जैसे 0.2 mm अगर इफेक्टिव साइज है तो यानी 0.2 mm साइज से 10% सैंड ए, सपोज दो टाइप का सैंपल हम लिए हैं, एक सैंपल ए और एक सैंपल बी। सैंपल ए से क्या हुआ कि 0.2 mm साइज से सैंपल ए का 10% पास हो गया, ठीक है, तो 0.35 mm से सैंपल ए का तो और ज्यादा परसेंट पास हो जाएगा, 10% से ज्यादा पास होगा। इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, तभी तो 0.35 से और ज्यादा हो जा रहे हैं और 0.2 से 10% ही हो रहे हैं। ठीक है, वही अगर हम 0.35 mm ले सैंपल बी, सपोज कि सैंपल बी का D10 0.35 है,
तो सैंपल बी का 0.35 का क्या मतलब है कि 0.35 से सैंपल बी का 10% पास हो रहा है, तो सैंपल ए में 0.35 से ज्यादा पास हो रहा है और सैंपल बी में 0.35 से कम पास हो रहा है। तो इसका मतलब कौन ज्यादा फाइनर होगा? सैंपल ए ज्यादा फाइनर होगा। तो स्लो सैंड फिल्टर का D10 का वैल्यू कम होने का रीजन यही है कि कम है तो यानी फाइनर पार्टिकल्स उसमें ज्यादा है, और रैपिड सैंड फिल्टर में फाइनर पार्टिकल्स कम है। तो अब समझ में आया इसका कि एग्जैक्ट इसका वैल्यू जो है वो कम क्यों है और रैपिड में ज्यादा क्यों है? यस मैम, क्लियर हो गया। मैम साइज पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि जिसका जितना कम साइज होगा, जितना D10 का साइज कम होगा, D10 का साइज कम होगा तो क्या होगा कि उसका मतलब है कि उस साइज से 10% पास हो जा रहा है, और अगर ज्यादा हुआ इफेक्टिव साइज तो इसका मतलब है कि ज्यादा वाला इफेक्टिव ज्यादा है इफेक्टिव साइज। इसका मतलब है कि इतना ज्यादा हम साइज रखने के बाद भी देख रहे हैं कि उससे केवल 10% ही पास हो रहा है। इसका मतलब है कि जिसका जितना ज्यादा इफेक्टिव साइज होगा उतना ज्यादा लार्ज साइज पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होंगे। तो रैपिड सैंड फिल्टर में क्या हो गया कि D10 ज्यादा होता है, प्रेशर फिल्टर में उससे और ज्यादा होता है, और ये स्लो सैंड फिल्टर में सबसे कम होता है। ठीक है, अब CU की बात करते हैं हम। CU की बात करते हैं, जिस CU का क्या होता है एक्सप्रेशन? D60/D10। D60/D10। तो इसमें क्या है कि रेशियो किसका किसका रेशियो है? एक ऐसा साइज जिससे 60% पास हो रहा है और एक ऐसा साइज जिससे 10% पास हो रहा है। ठीक है, तो अगर अगर इसका वैल्यू ज्यादा हो रहा है, CU का वैल्यू ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि रेशियो, ये जो D60/D10 का रेशियो है वो वैल्यू ज्यादा हो रहा है। तो यानी इसका मतलब D60 वाले से पास करने वाला 60% जिस साइज से पास करता है वो साइज क्या होगा? वो साइज बहुत ज्यादा होगा और D10 का वैल्यू बहुत कम होगा। D10 का वैल्यू 0.2 mm, यानी 0.2 mm से बहुत ये 0.2 mm से 10% पास हो रहा है। ठीक है, और सपोज कि 0.55 mm से 60% पास हो रहा है, तो रेशियो क्या हो गया? काफी ज्यादा हो गया। इसका मतलब है कि उसमें छोटा साइज का सैंड पार्टिकल्स भी बहुत प्रेजेंट है और बड़ा साइज का सैंड पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है। तो छोटा भी प्रेजेंट है, बड़ा भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये क्या हो गया? वेल ग्रेडेड सैंड। वेल ग्रेडेड सैंड में कि सारे साइज के पार्टिकल्स उसमें अवेलेबल होंगे। इसलिए जो स्लो सैंड फिल्टर है वहां पर वेल ग्रेडेड सैंड का चूंकि यूज होता है, इस वजह से वहां पर CU का वैल्यू ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर में। रैपिड सैंड फिल्टर में वेल ग्रेडेड सैंड यूज नहीं होता है, वहां ऑलमोस्ट एक टाइप का साइज ही वहां पर सैंड पार्टिकल्स का साइज यूज करते हैं, और एक टाइप का अगर यूज करेंगे तो क्या होगा कि 10% जिस साइज से पास कर रहा है और 60% जिस साइज से पास कर रहा है वो ऑलमोस्ट क्या होगा? सेम होगा। तो इस वजह से CU का वैल्यू वहां पर स्लो सैंड फिल्टर से कम होता है, और वही प्रेशर फिल्टर में और कम होता है। क्लियर है यहाँ पर? नहीं क्लियर है? और फिर से क्लियर बताएं। है? नहीं मैम, क्लियर है। क्लियर है मैम। तो इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर ये इसलिए बताएं क्योंकि जनरली क्या होता है कि सब हम लोग अपनी ही बात कर रहे हैं। हम भी जब पढ़ते थे तो इसका वैल्यू याद करते थे और अक्सर हम कंफ्यूज कर जाते थे कि किसका वैल्यू क्या था, किसका ज्यादा था, किसका कम था। तो ये अभी जाकर के जब हम पढ़ा रहे तब समझ में आया है कि हाँ ऐसा ऐसा चीज है। क्लियर है आपको? अब कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसका साइज ज्यादा लेते हैं, किस में CU का वैल्यू ज्यादा लेते हैं। क्या सलोनी? यस मैम। गोल्डन समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ सबको D10 और CU का वैल्यू का?
मैम सीयू में एक वेल ग्रेडेड वाला क्लियर नहीं हुआ मैम, कि वेल ग्रेडेड कब कहेंगे? सीयू का वैल्यू तो पता है मैम कि एक से शायद ज्यादा ही होगा ऑलवेज। हाँ, तो वेल ग्रेडेड कब कहेंगे? जब उसमें सारे साइज के पार्टिकल्स अवेलेबल हों। वेल ग्रेडेड का क्या मतलब है कि जब सारे साइज के पार्टिकल्स उसमें अवेलेबल हो। तो यस मैम। तो D10 और D60 में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है साइज में, D10 का साइज और D60 का साइज बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसका मतलब कि 60% पास करने वाला का साइज अलग है, बहुत ज्यादा ये डिफरेंस है, और 10% पास करने वाला का साइज अलग है। इसका मतलब है कि क्या हो रहा है कि छोटा साइज, छोटा से बड़ा साइज प्रेजेंट है उस सैंड में। छोटा साइज का भी पार्टिकल्स उसमें अवेलेबल है और बड़ा साइज का भी पार्टिकल्स उसमें अवेलेबल है, क्योंकि क्या हो रहा है, वेरिएशन कर रहा है दोनों में। 60% जिस साइज से पास कर रहा है और 10% जिस साइज से पास कर रहा है, उस दोनों में काफी डिफरेंस है। तो बहुत ज्यादा अगर सीयू का वैल्यू आ रहा है, यानी दोनों का रेशियो में काफी डिफरेंस है। तो डिफरेंस होने का मतलब है कि बड़ा साइज का भी पार्टिकल्स उसमें ये अच्छा अवेलेबल, अच्छा खासा अमाउंट में अवेलेबल है। तो इस वजह से वहां पर क्या, इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि वेल ग्रेडेड सैंड है। वेल ग्रेडेड सैंड का हमेशा ज्यादा होगा सीयू का वैल्यू, क्योंकि रेशियो दोनों का ज्यादा होगा उसमें। जिस ऑब्वियसली 60% जिससे पास कर रहा है वो साइज ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा, और 10% जिससे पास कर रहा है वो साइज छोटा होगा, तभी तो दोनों का रेशियो ज्यादा होगा ना। क्या कुंदन? हाँ ठीक है मैम। मैम एक वैल्यू था मैम, जैसे कि सॉइल में होता था कि 4 से ये ज्यादा होगा तो उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉइल बोलेंगे। तो हाँ वो वेल ग्रेडेड का नहीं, मेरे सॉइल वाला तो नहीं लेंगे मैम, क्योंकि ये तो सैंड का नहीं, बात हो रहा है यहाँ पे। हाँ यहाँ सॉइल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बस हम इसके लिए रैपिड और स्लो के लिए हम क्लियर करना चाह रहे हैं कि सीयू का वैल्यू इसमें ज्यादा क्यों हो रहा है और इसमें कम क्यों हो रहा है। हाँ ठीक है मैम, ये तो क्लियर हो गया। चलिए, और किसी को कोई डाउट? मैम सैंड के साथ ग्रेफाइट यूज कर सकते हैं फिल्टर्स के लिए? नहीं, जो स्लो सैंड फिल्टर और इसमें रैपिड सैंड फिल्टर है, उसमें सैंड मीडिया ही यूज करते हैं। आगे जब ये देखेंगे ड्यूअल मीडिया में या मल्टी मीडिया में, तो उस टाइम पे मीडिया को चेंज किया जाता है। यहाँ पर सैंड ही यूज करेंगे। ओके ओके मैम। और किसी को डाउट? और किसी को डाउट है, नहीं है, या फिर पढ़े ही नहीं है? मीना, मीना, क्या लेक्चर ऑन करके गायब हो गए हैं? रविकांत? यस मैम। समझ में आया सर? अच्छा हाँ, रविकांत आपने पूछा था ना बायोलॉजिकल वाला भी। रविकांत यस मैम। आपने पूछा था ना बायोलॉजिकल वाला, अभी क्यों नहीं पूछा? क्लियर हो गया मैम। क्लियर हो गया? अच्छा, और ट्रीटमेंट वगैरह सब पढ़ लिए हैं? जो फिल्ट्रेशन का एक फर्स्ट वीडियो था ना, वहां तक देख लिए। आगे क्यों नहीं देखे हैं? ऐसा तो नहीं है कि हम लगातार वीडियोस भेज रहे हैं, तो देख लेना चाहिए था ना वीडियो। अब डाउट क्लास क्लियर हम इसीलिए रखते हैं ना कि आप लोग को डाउट हो, तो उसको क्लियर करेंगे। बाद में फिर कब पूछोगे? और करण? करण मैम। कोई डाउट और? नहीं मैम, डाउट अभी नहीं है। चलिए ठीक है, आगे का लेक्चर हम इसमें कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम बस डाउट क्लास ही रखे थे इसमें।
मैम मैम एक डाउट और था मैम कि पहले पढ़े थे मैम, शायद 11th में ही था केमिस्ट्री में, कि फ्री कार्बन, ये मतलब चारकोल कार्बन का यूज करते हैं मैम, जो कि फ्री नेचर होता है, तो वो भी वाटर को बहुत सारा प्योरीफाई करने के लिए। यस मैम, वो भी क्लोरीन बहुत सारा पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है अपनी और सेडिमेंट, वोलेटाइल हाँ टेस्ट, वो सब कोल्ड आगे वगैरह। आगे आएगा वो सब। अच्छा वो आगे सब आएगा आगे, मैम हमको। हाँ वो सब आगे आएगा। अच्छा अभी ये ठीक है सब मैम, प्रोसेस चल मतलब रहा वो है भी पर आएगा मैम, यही कंफर्म कर रहे हैं। हाँ वो सब एक छोटा सा पार्ट है, ओ, वो सब बस एक पार्ट है डिसइंफेक्शन हेलो प्रोसेस। हाँ हेलो क्या मैम, अटेंडेंस बन गया। आप केवल अटेंडेंस बनाने के लिए आए हो? मैम किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? मैम हाँ मैम बोलिए। ई कोलाई इंडेक्स क्या होता है मैम, एक बार बता दीजिए। ई कोलाई इंडेक्स आपका क्या हो गया, जैसे आप बैक्टीरिया भी होता है और नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होता है। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया का टेस्टिंग करना बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट है। तो हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया का टेस्टिंग नहीं करते हैं, हम नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया का टेस्टिंग करते हैं। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया का ये टेस्टिंग करके, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया का टेस्टिंग करके ही हम पता लगाते हैं कि उसमें पैथोजेंस प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया में ही ई कोलाई बैक्टीरिया आता है। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या है कि वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो और ई कोलाई बैक्टीरिया का टेस्टिंग आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि लैक्टोस जो हम यूज करते हैं एम्पियन टेस्ट में, उस लैक्टोस से वो क्या होता है कि ये रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व करता है, इसलिए ई कोलाई का टेस्टिंग किया जा सकता है। तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया का टेस्टिंग करने के लिए हम ई कोलाई का टेस्टिंग करते हैं। ई कोलाई इज अ टाइप ऑफ नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया, और ई कोलाई अगर प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि चूंकि ई कोलाई ह्यूमन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, तो अगर जो ई कोलाई अगर किसी वाटर में प्रेजेंट है, इसका मतलब कि दैट वाटर इज कंटामिनेटेड विथ ये ह्यूमन एक्सक्रीटा। ठीक है, फेकल मैटर, ये सब दैट वाटर इज कंटामिनेटेड विथ दैट मैटर। ठीक है, तो अब उससे अगर कंटामिनेट है, इसका मतलब ही है कि वहां पैथोजेनिक बैक्टीरिया होगा ही। और एक ऑर्गेनिज्म भी ड्रिंकिंग वाटर के लिए हार्मफुल है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं रहना चाहिए। तो अगर ई कोलाई है तो इसका मतलब है कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। तो हम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए ई कोलाई का टेस्टिंग करते हैं। ठीक है मैम एक क्वेश्चन और था। हाँ बोलिए। फिल्ट्रेशन में आप सिंगल मीडिया का यूज कर रहे हो, सिंगल मीडिया कहने का मतलब यहाँ पर मैम? सिंगल मीडिया जैसे एक सैंड केवल मीडिया हम यूज कर रहे हैं ना, तो इसीलिए इसे सिंगल मीडिया कर रहे हैं। ग्रेवल भी तो यूज करना ना सपोर्ट में। ग्रेवल फिल्टर थोड़ी ना कर रहा है, ग्रेवल का काम बस उसे सपोर्ट प्रोवाइड करना है, फिल्टर करना नहीं है। ठीक है मैम। ओके, और किसी को कोई डाउट? मैम बुक में मैकेनिकल स्टैंडिंग दिया, उसका मतलब नहीं समझ में। मैकेनिकल स्ट्रेनिंग ये फिल्ट्रेशन में? यस मैम। वो एक तरह से उसका प्रोसेस हो गया, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ना इसमें फिल्ट्रेशन में, उस वर्किंग ऑपरेशन में ये का बात कर रहा है वो। मैकेनिकल स्ट्रेनिंग जो ऑपरेशन हो रहा है उसे ही मैकेनिकल स्ट्रेनिंग कर रहा है, कुछ ऐसा ही होगा। अब देख लेते हैं उस शायद प्रोसेस को वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, जिसमें कि एक पार्ट वो मैकेनिकल स्ट्रेनिंग बोला होगा। कहाँ पर है आप एक बार दिखा देना हमें, कौन से बुक्स की ये बोले हो? मैम ऋतु पब्लिकेशन। बस ऋतु पब्लिकेशन, जो नोट्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, जो पढ़ा रहे हैं उससे पढ़ो। ये सब बुक में ना काफी गलतियां दी हुई होती है। ठीक है, तो इसलिए ये नोट्स इसी जो हम बता रहे हैं वीडियोस, ये सब देखो। हाँ मैम, डाटा में काफी वेरिएशन रहता है रितु जी का बुक में, बहुत रहता है मैम। और कॉन्सेप्ट भी उसमें बहुत ज्यादा ही इधर उधर का रहता है, इसलिए वो सब बुक प्रेफर ना ही करो तो अच्छा है।
क्योंकि ये सब्जेक्ट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप जब कंपटीशन का तैयारी करोगे तो ये सब्जेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन सी बुक मैम प्रीफर करें, सही रहेगा? देखिए ऐसे तो ना, तो जैसे अच्छा ये बीसी पुनिया जो बुक है वो ज्यादा मतलब कंटेंट बहुत ज्यादा दिया हुआ है क्या उसमें? यस मैम, काफी ज्यादा डिटेल में। मैम एसके गर्ग या बीसी पुनिया लाइब्रेरी में है मैम? हम एसके गर्ग ही हमसे पढ़ाते हैं, इसलिए हम बात कर रहे थे आपका। मैम अभी कॉलेज का लाइब्रेरी में आने के लिए सोच रहे थे। आरओ जो लगाते हैं ना वो आता है आपका डीसैलिनेशन, आगे पढ़ाएंगे उसमें आता है डी आयोनाइजेशन प्रोसेस। मैम उसमें अल्ट्रा वायलेट रे से हाँ, ये साफ करता है। हाँ, अल्ट्रा वायलेट रेज से का यूज होता है उसमें। जैसे एक तो अल्ट्रा वायलेट रेज प्यूरिफाई करता है आपको, क्योंकि वो ये डिसइंफेक्शन प्रोसेस जब हम पढ़ाएंगे आगे तो इसके आगे जस्ट डिसइंफेक्शन प्रोसेस ही है, तो उसमें बहुत सारे मटेरियल हैं जो कि आगे प्यूरिफाई करता है। तो ये सब क्या है ना, ये सब स्टेज है कि एक वाटर को सफिशिएंटली प्यूरिफाई कर दिया गया है तब वो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अब जैसे टैप वाटर जो हम ले रहे हैं तो वो टैप वाटर ऐसा थोड़ा ना कि ये उतना ज्यादा इम्प्योर है, वो उसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए परफेक्ट बनाने के लिए हम आरओ का यूज कर रहे हैं। यही करते हैं ना? हाँ यस मैम, यही करते हैं मैम। उसमें तो एक गिलास पानी लेते हैं तो कम से कम समझिए तो एक जग पानी में वो वेस्ट में निकालता है, जो कि प्रॉपर वेस्ट है भी नहीं वो। हाँ, वेस्ट में निकालता है। तो यही है कि आरओ में आगे का हम ट्रीटमेंट आरओ में करते हैं, आगे का प्रोसेस अभी चलेगा। अभी तक फिल्ट्रेशन प्रोसेस तक उसमें नहीं आया है। उसमें आगे हम जब पढ़ेंगे डी आयोनाइजेशन प्रोसेस पढ़ते हैं, अदर टेक्निक्स, ट्रीटमेंट टेक्निक्स में है उसमें हम डी आयोनाइजेशन प्रोसेस देखेंगे तो उसमें आरओ का आता है। और ऐसे अल्ट्रा वायलेट रेज जो बोल रहे हैं वो डिसइंफेक्शन प्रोसेस में भी हम पढ़ाएंगे कि अल्ट्रा वायलेट प्यूरिफाई करता है अल्ट्रा वायलेट रेज। ओके मैम। चलिए फिर अटेंडेंस बनाते हैं। इधर अभी बहुत, अभी तो फिर भी कंडीशन सही हो गया है कोरोना का, थोड़ा सही हो ना सब लोग, सारे लोग।